बात है 2015 की। आईआईटी से ग्रेजुएट किया हुआ एक लड़का अपने दमदार स्टार्टअप आइडिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के पास जाता है, पर इसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 75 बार इसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन पता है, आज वही स्टार्टअप 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू का बन चुका है। इतना ही नहीं, ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी इसने बाइक टैक्सी सेक्टर में कहीं पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने इंडियन मार्केट की नीड्स को समझा और पहली बार 2 व्हीलर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद रैपिडो ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, किन किन लीगल बैटल्स का सामना करते हुए ये एक यूनिकॉर्न बना, और वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी बदौलत आज इसने ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, रैपिडो की ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब 3 दोस्त अरविंद सांका, पवन गंतुपल्ली और एसआर ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों पहले द कैरियर नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे, जिसका काम शहर के अंदर ट्रकों के जरिए सामान की डिलीवरी करना था। उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि द कैरियर ने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट और डिलीवरी के साथ भी काम स्टार्ट कर दिया था। और फिर जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी का ट्रेंड बढ़ा, द कैरियर ने अपने पहले ही साल में 300 व्हीकल्स का नेटवर्क बना लिया था। पर जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तो फिर इन तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक्चुअली द कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये एक B2B लॉजिस्टिक कंपनी थी, जिसका मेन काम था बिजनेसेस को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना। इस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी थी, क्योंकि B2B ऑपरेशंस में स्केलेबिलिटी अक्सर लिमिटेड ही होती है। इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो कुछ नया और इनोवेटिव सोचना ही होगा। और कुछ इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आया। टैक्सी सर्विस एक ऐसा मॉडल है जो कि डायरेक्टली एंड यूजर यानी कि आम जनता को टारगेट करता है, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा किया तो फिर ग्रोथ 100% पक्की है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी की नजर आ रही थी। अब दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स हैं, क्योंकि 2020 के दौरान इंडिया में टोटल 32 करोड़ 63 लाख व्हीकल्स थे, जिनमें से 2 व्हीलर्स की संख्या करीब 75% थी। इससे साफ है कि हमारे देश के अंदर कार्स की तुलना में 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक और स्कूटर्स का काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि एक तो ये कार के मुकाबले काफी अफोर्डेबल होते हैं, दूसरी इनकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। इसके अलावा 2 व्हीलर्स फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ पतली गलियों और भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में भी काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अगर वो 4 व्हीलर्स की जगह 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस की शुरुआत करते हैं तो फिर लोगों को कम पैसों में ट्रेवल करने का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। और इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इस 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं हुआ करता था। और फिर इसी सोच के ही साथ 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई, जहां कुछ समय तक इसे बूटस्ट्रैप्ड यानी कि सेल्फ फंडेड ही रखा गया। लेकिन फिर कुछ ही समय में फाउंडर्स को महसूस होने लगा कि बिजनेस को बड़े पैमाने पर एक्सपैंड करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग उठानी ही पड़ेगी। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर्स को मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। इसके अपोजिट उस टाइम पर ओला और उबर अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के जरिए इंडिया में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। इनके पास फंडिंग्स की कोई कमी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर ये अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे थे, जैसे कि फ्लैट्स, फॉरेन ट्रिप और महीने के 1 लाख रुपए तक की इनकम। इस लालच में आकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर ओला उबर के ड्राइवर बनने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने तो लोन लेकर नई नई गाड़ियां खरीद ली थी। साथ ही ये कंपनीज कस्टमर्स को भी लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट दे रहे थे, ताकि वो उनकी सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ रैपिडो की बाइक टैक्सी लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इन शॉर्ट, ज्यादातर कस्टमर पहले से ही 2 वेल एस्टेब्लिश सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में उनके बीच विश्वास बना पाना रैपिडो के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए फाउंडर्स चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द फंडिंग मिल जाए, ताकि वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर सकें। इसके लिए ये तीनों फाउंडर्स कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन वहां से इन्हें सीधे तौर पर इनकार ही मिला। इसी तरह से इन्होंने करीब 75 VC से संपर्क किया, लेकिन सभी ने ही इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि ओला उबर के होते हुए ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा,
तो किसी का कहना था कि रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि भारत में महिलाएं अजनबी पुरुषों के साथ में बाइक पर बैठना कभी पसंद नहीं करेंगी। लेकिन इन सभी रिजेक्शंस के बाद भी फाउंडर्स ने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें 3 ऐसे इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने इनके आइडिया को खूब सराहा और कंपनी को फंडिंग भी प्रोवाइड की। इसमें से एक थे शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, दूसरे अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल और तीसरे स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल। लेकिन रैपिडो की इस कहानी में सबसे अहम किरदार रहा पवन मुंजाल का, जो कि हीरो मोटो कॉर्प के सीईओ हैं। उन्होंने न सिर्फ रैपिडो में इन्वेस्ट किया बल्कि एक ऐसी सलाह भी दी जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली पवन मुंजाल ने सलाह दी थी कि रैपिडो को बड़े शहरों पर ज्यादा फोकस्ड न होकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में पहले से ही ओला और उबर जैसी कंपनीज का दबदबा था और इन्हीं दोनों के बीच में ही काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में एक नई कंपनी के लिए वहाँ पैर जमाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ये दिग्गज कंपनियां उतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां टियर 1 शहरों में लोगों की इनकम एवरेज से ज्यादा होती है, जबकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। बड़े शहरों में ओला और उबर जैसी कंपनीज आसानी से ऑन एन एवरेज 200 से 300 रुपए पर राइड चार्ज कर लेती हैं, लेकिन छोटे शहरों में उनका ये मॉडल कुछ खास सफल नहीं रहा था। इसी वजह से रैपिडो के पास इन छोटे शहरों में अपनी पकड़ बनाने का सुनहरा मौका था। हालांकि शुरुआत में ये आइडिया फाउंडर्स को थोड़ा रिस्की लगा, लेकिन रैपिडो की टीम ने मुंजाल के एक्सपीरियंस और बिजनेस इनसाइट्स पर भरोसा किया और फिर यहीं से शुरू हुआ रैपिडो की ग्रोथ का वो नया चैप्टर, जिसने उसे देश भर के छोटे शहरों में सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म बना दिया। और दोस्तों, रैपिडो के इस क्रांति की नींव रखी उसकी शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजीज ने, जो कि बाकी कंपनीज से बिल्कुल अलग थी। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ओला और उबर ने शुरुआत में पैसा बर्न करके अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वो अपने ड्राइवर्स से कमीशन के रूप में उनकी कमाई का 10% लेते थे, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 40% तक पहुंच गया, जिससे ड्राइवर्स की इनकम घट गई और उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैपिडो ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपने ड्राइवर्स, जिन्हें वो कैप्टन कहा करते हैं, उनको कोई भी लुभावने ऑफर नहीं दिए। रैपिडो ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग जिनके पास दिन के सिर्फ कुछ घंटे भी फ्री हैं, इस दौरान वो रैपिडो के कैप्टन बन सकते हैं और अपनी साइड इनकम या पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। रैपिडो कैप्टन बने, जब टाइम मिले अपने हिसाब से बाइक चलाएं, पैसे कमाएं। इसके अलावा रैपिडो ने कहा कि ज्वाइन रैपिडो एंड बी योर ओन बॉस। हालांकि उनके अलावा बाकी कंपनीज का भी यही सेम स्टेटमेंट था, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर पेमेंट के वीकली या फिर मंथली सेटलमेंट्स होते थे। ऐसे में रैपिडो के फाउंडर्स ने देखा कि ये तो सैलरी की तरह है, फिर इसमें खुद का बॉस बनने वाली बात कहाँ हुई। इसी प्रॉब्लम को ही देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन्स को कस्टमर से सीधे पेमेंट लेने की सुविधा दी, जिससे उन्हें राइड कंप्लीट करते ही तुरंत पैसे मिलते हैं और उसमें से वो रैपिडो को 15% के अराउंड कमीशन पे करते हैं। यह अप्रोच कैप्टन्स को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रैपिडो से साइड इनकम की बजाय फुल टाइम इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से रैपिडो ने बहुत ही कम समय में शानदार ग्रोथ देखी।